तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल कीर्ति एजू पॉइंट को, जो आपको प्रोवाइड कराता है एक ऐसा प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, जहां से आप किसी भी स्टेट और सेंट्रल के एग्ज़ाम की तैयारी कर किसी भी एग्ज़ाम को बहुत ही आसानी से क्रैक कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कीर्ति एजू पॉइंट। दोस्तों आपसे हमारा विनम्र निवेदन है कि आप हमारे वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है और एक एक क्वेश्चन आपको आपके एग्ज़ाम में सफलता की सीढ़ी चढ़ा सकता है। क्योंकि हो सकता है जिस एक क्वेश्चन को आपने स्किप किया हो और वही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ गया हो, इसलिए बाद में पछताने से अच्छा है कि आप किसी भी प्रश्न को बिना स्किप किए हुए और उसको फुल डिस्क्रिप्शन के साथ सुने और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को नोट करते जाएं। हमारी पूर्ण निष्ठा आपको आपके प्रत्येक एग्ज़ाम में क्वालिफाई कराने की है, इसलिए आप भी अपनी पूर्ण निष्ठा के साथ वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि हम आपके लिए और आपकी सफलता के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो आइए बिना समय गंवाए हुए हम शुरू करते हैं अपना आज का सेशन, मानव रक्त परिसंचरण तंत्र पार्ट 2, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 26, मानव रुधिर का पीएच है। ऑप्शन है आपके 7.2, 7.8, 6.6, 7.4। तो इसमें सही आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स 7.4। तो मानव रुधिर का जो पीएच होता है वो 7.4 होता है, और या कह सकते हैं कि हम रक्त का सामान्य पीएच स्तर जो है वो 7.35 से 7.45 के बीच में होता है, या 7.4 ही हम इसको सीधे सीधे कह सकते हैं। तो एसिडोसिस और अल्कालोसिस से पीड़ित रोगियों का पीएच स्तर इस सीमा से बाहर होता है, यानी कि जो भी मनुष्य एसिडोसिस या अल्कालोसिस से पीड़ित होगा उसका पीएच स्तर इस सीमा से बाहर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है। तो रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, फेफड़ा में, यकृत में, किडनी में, या ये सभी। तो सही आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, ये सभी। रक्त का शुद्धिकरण फेफड़ा, यकृत, किडनी तीनों जगह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं। ऑप्शन है डायलिसिस, हीमोलिसिस, ऑस्मोसिस या पैरालिसिस। तो सभी को मालूम होगा कि मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया होती है उसे हम डायलिसिस कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए आवश्यक है कि आप बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो देखें, जिससे आपको आगामी परीक्षा में सहायता मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, मानव रुधिर के कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, लेकर के आया हूँ, और आप बहुत ही ध्यानपूर्वक एक एक पॉइंट को देखिएगा, सुनिएगा और कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा, जिससे आप साथ में नोट भी करते चलें। तो मानव रुधिर का जो कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर होता है वो कितना होता है, 180 से 200 mg/%, यानी कि आप इसका आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में सामान्य निरन्न रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 मिलीलीटर होता है। ऑप्शन हैं आपके 30 से 50 mg, 50 से 70 mg, 80 से 100 mg, 120 से 140 mg। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, 80 से 100 mg। नेक्स्ट क्वेश्चन, वयस्कों में खाली पेट रुधिर ग्लूकोज स्तर mg 100 ml में होता है। तो सही आंसर आपका होगा इसमें ऑप्शन डी 60। आपको ये सभी याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव में कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा का प्रतिशत लगभग कितना होता है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 55। तो दोस्तों जूनियर एडेड भर्ती जो होने वाली है उसमें ये क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाएंगे, और आपको जो है अपनी प्रिपरेशन तैयारी मतलब जो है करते रहना है, जिससे आपको कोई भी क्वेश्चन जो है छूटे ना, क्योंकि लॉकडाउन के बाद अब सीधे एग्ज़ाम होना ही है।
इसलिए बहुत ध्यानपूर्वक आप इसको देखें और तैयारी करें अपनी। एक व्यक्ति, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह ए है सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो जाता है तथा चिकित्सक रक्तदान की सलाह देते हैं। उसके संबंधियों को रक्तदान हेतु कहा जाता है, जिनके रक्त समूह इस प्रकार पाए गए हैं। पत्नी का ओ है, भाई का ए बी, पुत्र का ए और पुत्री का ओ। तो आपको बताना है कि घायल व्यक्ति को रक्तदान हेतु यानी कि डोनेट करने के लिए, रक्त या ब्लड डोनेट करने के लिए कौन कौन इसमें से कर सकता है। तो इसका सही आंसर आपका होगा ऑप्शन डी, यानी कि 1, 3 एंड 4, यानी कि उसकी पत्नी उसे रक्त डोनेट कर सकती है, उसका पुत्र उसे डोनेट कर सकता है और उसकी पुत्री उसे डोनेट कर सकती है। तो दोस्तों देखते हैं इसके बारे में। एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह ए है वह रक्त समूह ए या रक्त समूह ए बी वाले व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है। इसी प्रकार ए का रक्त समूह वाला व्यक्ति एक रक्त समूह ए या रक्त समूह ओ के व्यक्ति से प्राप्त कर सकता है। ठीक है, ये था इसका डिस्क्रिप्शन, थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया है, उम्मीद है समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मनुष्य दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे रक्तदान की आवश्यकता होती है, किंतु उसके रक्त समूह परीक्षण करने का समय नहीं है। निम्नलिखित में से उसे कौन सा रक्त समूह दिया जा सकता है। तो आपको बताना है कि उसे कौन सा रक्त समूह हम दे सकते हैं। अगर हम उसका रक्त का परीक्षण नहीं कर पा रहे हैं तो हम उसे ओ नेगेटिव दे सकते हैं, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। तो इसके बारे में जानते हैं। सन 1900 ईस्वी में कार्ल लैंडस्टीनर जो थे उन्होंने 4 रक्त समूह को तथा 4 रक्त समूहों की खोज की थी और बाद में रीमस बंदर में एक अलग फैक्टर ढूंढा गया था जिसे आरएच फैक्टर नाम दिया गया था। तो लैंडस्टीनर जो थे उन्होंने रक्त समूहों में 4 रक्त समूहों को खोज की थी जो थे ए बी, ए बी और ओ, और एक बंदर था रीसस बंदर, उसके अंदर आरएच फैक्टर खोजा गया था। तो जहाँ रक्त समूह ए में एंटीजन ए पाया जाता है वहीं रक्त समूह बी में बी एंटीजन पाया जाता है, स्मॉल बी, जबकि ए बी रक्त समूह में स्मॉल ए बी एंटीजन दोनों और ओ में कोई एंटीजन नहीं होता है। ठीक है, ओ में आपको याद रखना है कि ओ में कोई भी एंटीजन नहीं होता है। किसी खास रक्त समूह के रक्त को जब विपरीत रक्त समूह से मिलाया जाता है तो रक्त थक्के के रूप से जमने लगता है। ठीक है, जिसे रक्त स्कंदन भी कहते हैं या ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। क्योंकि ओ नेगेटिव समूह के रक्त में ना तो कोई एंटीजन उपस्थित रहता है और ना ही आरएच फैक्टर होता है, इसलिए इस रक्त समूह का रक्त जो है किसी व्यक्ति को देने पर कोई भी स्कंदन नहीं होगा। स्कंदन मतलब ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी। ठीक है, यानी कि ओ नेगेटिव जो है अगर हमें नहीं मालूम है तो हम ओ नेगेटिव ब्लड जो है किसी भी व्यक्ति को चढ़ा सकते हैं उस समय पे, क्योंकि इसमें ना तो कोई एंटीजन होता है और ना ही इसमें कोई आरएच फैक्टर होता है। ठीक है, तो ओ नेगेटिव जो है वो किसी को भी दिया जा सकता है आवश्यकता पड़ने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्त समूहों की खोज किसने की। अभी अभी आपको बताया कि रक्त समूह की खोज किसने की, तो वो थे कार्ल लैंडस्टीनर। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और कार्ल लैंडस्टीनर ने 4 रक्त समूहों की खोज की थी, ए बी और ओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आरएच कारक का नाम संबंधित है एक प्रकार के, अभी यही बताया था, किससे संबंधित है, एक बंदर से, और बंदर का नाम क्या था, रीसस नामक बंदर के अंदर से आरएच फैक्टर को खोजा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक विवाहित दंपति ने एक बालक को गोद लिया। इसके कुछ वर्ष उपरांत उन्हें जुड़वा पुत्र प्राप्त हुए। दंपति में एक का रक्त वर्ग ए बी पॉजिटिव और दूसरे का ओ नेगेटिव है। तीनों पुत्रों में से एक का रक्त वर्ग ए पॉजिटिव, दूसरे का बी पॉजिटिव और तीसरे का ओ पॉजिटिव। तो गोद लिए गए पुत्र का वर्ग कौन सा होगा, आपको बताना है। क्वेश्चन अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे कि एक विवाहित दंपति है, उन्होंने एक बालक को गोद लिया है और कुछ वर्ष के बाद उनको जुड़वा पुत्र हो गए हैं जिनका रक्त वर्ग ए बी पॉजिटिव है और एक का ए बी पॉजिटिव है और दूसरे का ओ नेगेटिव है। तीनों पुत्रों में से एक का रक्त ए पॉजिटिव और दूसरे का बी पॉजिटिव और तीसरे का ओ पॉजिटिव है। तो जो गोद लिया है उसका रक्त वर्ग समूह हमें बताना है। ठीक है, तो उसका रक्त वर्ग समूह जो होगा वो कौन सा होगा, वो होगा आपका ओ पॉजिटिव। ठीक है, क्यों, क्योंकि दंपति में रक्त वर्ग क्या है, ए बी पॉजिटिव है, एवं दूसरे का ओ नेगेटिव होने पर उनके जुड़वा पुत्रों के रक्त वर्ग क्या हो जाएंगे, ए पॉजिटिव और बी पॉजिटिव, या होगा ए बी पॉजिटिव। इस प्रकार स्पष्ट है कि तीसरा वाला जो गोद लिया पुत्र होगा वो क्या होगा,
ओ पॉजिटिव होगा, क्योंकि वो गोद लिया, उसको वो उनसे नहीं आया है, ठीक है, उन्होंने नहीं उसको जो है जन्म दिया है, ठीक है, जन्म दिया उन्होंने 2 जुड़वा बच्चों को, जिसमें दंपति का एक का है ए बी पॉजिटिव और दूसरे का नेगेटिव ओ नेगेटिव है, ठीक है। तो जो जुड़वा पुत्र जो होंगे तो उनके या तो ए पॉजिटिव होगा या बी पॉजिटिव होगा या ए बी पॉजिटिव होगा। तो जो तीसरा वाला होगा जो गोद लिया है उसका होगा क्या, ओ पॉजिटिव, ठीक है। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है, IAS प्री में ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का ओ, तो बताइए कि उनके पुत्रों का निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, IAS प्री 1994 में पूछा जा चुका है, UPPSC में भी पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि ओ उसका रक्त वर्ग हो सकता है। तो देखते हैं इसके बारे में। यदि जनक में से पिता का रक्त वर्ग ए है तथा माता का रक्त वर्ग ओ, तो उनके पुत्र का रक्त वर्ग ओ या ए होगा। और जो बर्नस्टीन थे उन्होंने 1924 में ये बताया था कि ए बी या ओ रुधिर वर्ग मनुष्य का एक आनुवांशिक लक्षण होता है, ठीक है। किसने बताया था, बर्नस्टीन ने। ए बी और ओ रुधिर वर्ग के मनुष्य का एक आनुवांशिक लक्षण होता है, अतः ये संतानों में मेंडल के नियमों के अनुसार जनक से प्राप्त जीन्स के आधार पर ही विकसित होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहे होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए हर एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्व रखता है। और आने वाले जूनियर एडेड स्कूल में, जूनियर एडेड वाली जो होने वाला है आपका टेस्ट, उसमें जो है जो वैकेंसी आएगी, अब जो उसका एग्ज़ाम होगा उसमें आपको जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं ये क्वेश्चन, इसलिए आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यानपूर्वक इनको देखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिजन, प्रतिजन मतलब एंटीजन वह पदार्थ है जो क्या, कि हानिकारक जीवाणु को नष्ट करता है, विषाक्तता के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है, शरीर के ताप को कम करता है, या एंटीबॉडी के निर्माण में उद्दीप्त होता है। आपको बताना है कि एंटीजन क्या है। तो एंटीजन वो है जो एंटीबॉडी के निर्माण को उद्दीप्त करता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। तो एंटीजन वे पदार्थ होते हैं जो एंटीबॉडी के निर्माण को उद्दीप्त करते हैं, उद्दीप्त मतलब उनको लेकर के आते हैं, ठीक है, तथा प्रतिरक्षा तंत्र को प्रवर्तित करते हैं। और प्रतिजन 2 प्रकार की ग्लाइकोप्रोटीन्स के रूप में होते हैं, ये याद रखना है। प्रतिजन जो है 2 प्रकार की ग्लाइकोप्रोटीन्स के रूप में होते हैं, एक होता है ए और दूसरा होता है बी। और एंटीबॉडी भी 2 प्रकार के होते हैं, एक स्मॉल ए जिसे हम रोधी कहते हैं, एंटी ए, ठीक है, या तो हम इसे स्मॉल ए से डिनोट कर सकते हैं या एंटी ए कह सकते हैं, या बी, ठीक है, एंटी बी, बी के लिए बी हो जाएगा एंटी बी। किंतु ये विशुद्ध प्रोटीन्स के रूप में होते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, विशुद्ध, विशुद्ध मतलब प्योर प्रोटीन्स के रूप में होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमण से हमारी रक्षा करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, रक्त प्लाज्मा या हीमोग्लोबिन। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी मतलब वाइट ब्लड सेल्स। तो कौन है जो हमारी संक्रमण से रक्षा करता है, तो वो है डब्ल्यूबीसी, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो डब्ल्यूबीसी एक विशेष रुधिर कणिकाएं होती हैं जो कि शरीर के किसी रोग से संक्रमित होने पर उस विशेष संक्रमित स्थल पर पहुंचकर हानिकारक जीवाणु और विषाणु कवकों इत्यादि का भक्षण करके शरीर को संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करती है। इसके अलावा ये शरीर के प्रतिरक्षण, एलर्जी और अति संवेदनशीलता की स्थिति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपका कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है। मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, इयोसिनोफिल या न्यूट्रोफिल। तो सही आंसर आपका होगा ऑप्शन बी, लिम्फोसाइट। तो रुधिर के प्लाज्मा में लिम्फोसाइट्स के द्वारा जो है आपकी एंटीबॉडी प्रोटीन्स निर्मित होती हैं जो कि विषाक्त पदार्थ को निष्क्रिय कर देती, निष्क्रिय मतलब इनएक्टिव कर देती हैं। और लिम्फोसाइट सबसे छोटे श्वेत रोधाणु लेकिन संख्या में सबसे अधिक होते हैं। लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं, सबसे
छोटे होते हैं लेकिन संख्या में सबसे ज़्यादा होते हैं। जो कुल WBC कितनी होती है 20 से 30%, जिन्हें हम लिम्फोसाइट्स को क्या कहते हैं WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल्स, और इनका जो प्रतिशत मात्रा होती है वो कितनी होती है 20 से 30%। इनका आकार क्या छोटा होता है, इनका केंद्रक बड़ा और गोल या एक और कुछ चिपटा सा होता है। और लिम्फोसाइट गश्ती सेना की भांति समस्त शरीर में घूमती रहती है और सुरक्षा तंत्र के सारे भागों के बीच सामंजस्य भी स्थापित करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव रक्त की श्यानता का कारण है। तो मानव रक्त की श्यानता का क्या कारण है? रक्त में प्रोटीन, प्लाज्मा में विषाणु, रक्त में RBC तथा WBC, या उपर्युक्त सभी। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, रक्त में प्रोटीन। तो मानव रक्त की श्यानता मतलब मानव रक्त की जो श्यानता होती है वो मुख्यतः प्लाज्मा प्रोटीन, हिमाटोक्रिट आदि पर निर्भर करती है, और रक्त में श्वेत रुधिर कणिकाओं एवं प्लेटलेट्स की उपस्थिति का उसकी श्यानता पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव के श्वेत रक्त कणों का व्यास होता है लगभग, आपको बताना है कि मानव के जो श्वेत रक्त कण होते हैं WBC उसका जो है कितना व्यास होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा आपको जो है क्या कहते हैं छत्तीसगढ़ PCS में पूछा गया है, UP PSC में पूछा गया है। मतलब इस तरह के अंदर से बिल्कुल घुस करके पूछते हैं कि जो बालक होता है वो एकदम से घूम जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये सब चीज़ें आपको आनी बहुत ज़रूरी हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका होगा आंसर ऑप्शन ए, यानी कि सही हो जाएगा, यानी 0.007 मिलीमीटर होती है। ठीक है, तो श्वेत रक्तकण जिसे हम WBC भी कहते हैं प्रायः मनुष्य में ही पाए जाते हैं, और इनकी संख्या जो है लाल रक्त कणों से कम होती है। ये दो प्रकार के होते हैं, कणिकामय और कणिका विहीन। याद रखना है, दो प्रकार WBC दो प्रकार के होते हैं, कणिकामय होते हैं और कणिका विहीन होते हैं। और श्वेत रक्त कण हमारे शरीर को प्रतिरक्षा तंत्र भी बनाते हैं। WBC है जो हमारे अंदर जो है प्रतिरक्षा तंत्र बनाते हैं। और लिम्फोसाइट एक प्रकार का श्वेत रक्त कणिकाएँ ही होती हैं, लिम्फोसाइट भी कहते हैं हम इनको, जिनका व्यास लगभग 7 माइक्रोमीटर यानी कि 0.007 मिलीमीटर होता है। अगर 7 माइक्रोमीटर आता है तो 7 माइक्रोमीटर करेंगे, अगर मिलीमीटर में आता है तो 0.007 मिलीमीटर करेंगे। ये आंसर आपका इस तरह से सही होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रुधिर में WBC की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? अगर रुधिर में यानी कि ब्लड में WBC की मात्रा बढ़ जाए तो उसे हम किस बीमारी का नाम देंगे? आपको पता होना चाहिए। उसे हम ल्यूकेमिया कहेंगे, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और ल्यूकेमिया का मतलब हो जाएगा रक्त कैंसर, यानी कि ल्यूकेमिया को रक्त कैंसर कहते हैं, जिसमें रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या आवश्यकता से अधिक बढ़ जाती है। यानी कि जब श्वेत रक्त कणिकाएं यानी कि वाइट ब्लड सेल्स आवश्यकता से ज़्यादा बढ़ जाएँ तो हमें क्या हो जाता है? ल्यूकेमिया हो जाता है। ठीक है, ल्यूकेमिया मतलब रक्त कैंसर, जिसे हम ब्लड कैंसर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती हैं किसमें बनती हैं? यकृत में, गुर्दे में, हृदय में, अस्थि मज्जा में। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, अस्थि मज्जा में। तो लाल रक्त कणिकाएं श्वसन अंगों से ऑक्सीजन लेकर इसे सारे शरीर में पहुंचाने का कार्य करती हैं। और लाल रक्त कणिकाएं क्या करती हैं? अस्थि मज्जा में विकसित होती हैं। अस्थि मज्जा मतलब बोन मैरो, और मनुष्य के शरीर में 120 दिनों तक ये रहती हैं। और तिल्ली या प्लीहा जैसे स्प्लीन कहते हैं, जो पुरानी रक्त कणिकाएं होती हैं लाल रक्त कणिकाएं, वो नष्ट करने का काम करते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? जो तिल्ली और प्लीहा होता है वो लाल रक्त कणिकाओं का या पुरानी रक्त कणिकाओं का जो होता है वो शमशान होता है। कभी कभी इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहे होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। WBC का बनना तथा RBC का विनाश होता है कहाँ होता है? देखो आगे क्वेश्चन पूछ लिया, कहाँ होता है? अभी अभी बिल्कुल मैंने बताया। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, यानी कि प्लीहा में। तो शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन का होता है। इसके बाद प्लीहा में इसका विनाश हो जाता है। लिम्फोसाइट और न्यूट्रोफिल्स जो होती हैं श्वेत रक्त कणिकाओं के दो प्रमुख प्रकार हैं, लिम्फोसाइट और न्यूट्रोफिल्स। और लिम्फोसाइट्स का निर्माण प्लीहा में होता है, लसिका ग्रंथि का थाइमस ग्रंथि में होता है। ठीक है, और न्यूट्रोफिल्स का निर्माण कहाँ होता है? बोन मैरो में होता है। सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। रक्त का जो ग्लूकोज स्तर है वो किस तरह से व्यक्त किया जाता है? Hg से mm में, मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में, या भाग प्रति मिलियन में, या ग्राम प्रति लीटर में? तो आपका आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में इसको व्यक्त किया जाता है। तो रक्त ग्लूकोज स्तर मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में व्यक्त किया जाता है। रक्त में ग्लूकोज की सामान्य मात्रा 100 मिलीग्राम होती है। 100 मिलीग्राम मतलब 0.1 ग्राम, और प्रति 100 मिलीलीटर होती है। रक्त ग्लूकोज में नियमन के लिए अग्न्याशय से इंसुलिन नामक हार्मोन जो है निकलता है। रक्त ग्लूकोज के नियमन करने के लिए जो है वो अग्न्याशय क्या होता है? पेनक्रियाज। पेनक्रियाज से इंसुलिन नामक तो अगर आपसे पूछा जाता है कि इंसुलिन नामक जो हार्मोन है वो कहाँ से निकलता है, तो आपको बताना है कि वो पेनक्रियाज से निकलता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस हार्मोन की कमी से रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कितनी हो जाती है? 300 से 500 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीलीटर रुधिर तक बढ़ जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? डायबिटीज़ का रोग कह देते हैं। जैसे हम डायबिटीज़ जब 300 से 500 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीलीटर में हो जाए तो वो क्या हो जाता है? उसे डायबिटीज़ हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हृदय को रक्त का संभरण करने वाली धमनियाँ कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं भाई? ग्रीवा, यकृत, हृदय या फुफ्फुस धमनियाँ? तो सही आंसर आपका होगा ऑप्शन सी, हृदय धमनियाँ। तो हृदय को रक्त का संभरण करने वाली जो धमनियाँ होती हैं वो हृदय धमनियाँ कहलाती हैं, और जो कि शुद्ध रुधिर को स्वयं हृदय की दीवार तक पहुँचाने का कार्य करती हैं। स्तनियों का हृदय 4 कोष्ठकों में बटा होता है। जो स्तनीय प्राणी होते हैं उनका जो हृदय होता है वो 4 कोष्ठक में बटा होता है, जिसमें 2 आलिंद होते हैं, 2 निलय होते हैं और एक, जबकि फुफ्फुस धमनियाँ जो होती हैं वो हृदय से फेफड़ों तक रक्त पहुँचाती हैं। फुफ्फुस धमनियाँ क्या करती हैं? हृदय से फेफड़ों तक रक्त को पहुँचाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम है। कौन सा एंजाइम भैया भाग लेता है? तो सही आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, थ्रोम्बिन। तो रक्त का थक्का बनने की प्रक्रिया एक जटिल रासायनिक प्रक्रिया होती है जिसे 3 चरणों में बांटा गया है, और इसके अंतिम चरण में क्या होता है? थ्रोम्बिन एक एंजाइम की भांति कार्य करके प्लाज्मा की घुलनशील फाइब्रिनोजिन प्रोटीन में फाइब्रिन नामक अघुलनशील प्रोटीन अणुओं में संश्लेषण को प्रेरित करता है, और रुधिर स्कंदन की क्रिया विधि का स्पष्ट विवरण जो है आपको हॉवेल के ज़रिए मिल जाएगा। ठीक है, यानी रुधिर स्कंदन की जो क्रिया विधि का स्पष्ट विवरण है वो हॉवेल ने दिया है। क्या दिया है? कि एंजाइम की भांति जो कार्य होता है वो प्लाज्मा की घुलनशील फाइब्रिनोजन प्रोटीन के फाइब्रिन नामक अघुलनशील प्रोटीन अणुओं में संश्लेषण को प्रेरित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 50, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है। तो आपको बताना है प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, 90%। तो रक्त प्लाज्मा रक्त का पीले रंग का तरल घटक है। यही पूछा जा सकता है कि प्लाज्मा का कलर कैसा होता है, तो वो पीला होता है, याद रखना है, पीला। ठीक है, प्लाज्मा रक्त का पीले रंग का तरल घटक होता है, और जिसमें संपूर्ण रक्त की कोशिकाएं सामान्य रूप से निलंबित रहती हैं। प्लाज्मा कुल रक्त की मात्रा का लगभग 55% होता है। प्लाज्मा होता है वो कुल रक्त का जो होता है उसकी लगभग जो है 55% तक होता है। तो प्लाज्मा में लगभग 91 से 92% अंश जल का होता है, और शेष जो होता है वो क्या होता है? 8 से 9% जो बचा वो होता है विभिन्न प्रकार के कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों का होता है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये थे आज के 25 क्वेश्चंस, और नेक्स्ट सीरीज़ में हम फिर लेकर के आएंगे अगले 25 क्वेश्चंस। जब तक इसका एक एक क्वेश्चन हम आपको करा नहीं देंगे तब तक हम रक्त और मानव रुधिर परिसंचरण तंत्र जो भी है हम उसको नहीं छोड़ेंगे। तो अभी इसमें काफ़ी क्वेश्चंस और भी आगे बचे हुए हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और आपके जूनियर एडेड स्कूल में आने वाले हैं। ठीक है, और एग्ज़ाम में जो है आने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, साथ में लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और तैयारी करती रहिए। और कोरोना जैसी महामारी में पूरी सतर्कता बरतिए, मास्क पहनिए, हैंड सैनिटाइज़र का यूज़ करिए और
अपने परिवार का ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए, ठीक है, और देश का योगदान दीजिए इस महामारी से लड़ने में, क्योंकि जान है तो जहान है। तभी, और जैसे जैसे कोरोना काल ख़त्म होता जाएगा और उसी तरह से एग्ज़ाम भी आपके नज़दीक आता जाएगा, इसलिए ये समझिए कि ये एक अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप सबसे ज़्यादा अपना तैयारी कर सकते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि जैसे ही लॉकडाउन का ये प्रोसेस ख़त्म होगा, एग्ज़ाम की डेट आ जाएगी और आपका एग्ज़ाम निश्चित डेट में हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।